हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 20 के बारे में, जो कि जजमेंट या फिर एवं डिक्री के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं जजमेंट कैसे सुनाएगा जज। ठीक है, या डिक्री कैसे तैयार की जाएगी, निर्णय और डिक्री में क्या क्या बातें होंगी, विभिन्न प्रकार के सूट्स में किस प्रकार की डिक्री पारित की जाएगी। तो इसका रूल 1 बात करता है कि जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस, निर्णय कब सुनाया जाएगा। मामले की पूरी सुनवाई समाप्त होने के बाद न्यायालय को खुली अदालत यानी कि ओपन कोर्ट में निर्णय सुनाना चाहिए। निर्णय तुरंत सुनाया जा सकता है या यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके किसी अन्य तिथि पर सुनाया जा सकता है। यदि निर्णय तुरंत नहीं सुनाया जा सकता तो न्यायालय अगली तिथि निश्चित करेगा, पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं को उचित सूचना देगा। समय सीमा क्या होगी इसके लिए? सुनवाई समाप्त होने की तिथि से 30 दिन के भीतर सुनाया जाना चाहिए। अगर कोई असाधारण या विशेष परिस्थिति हो तो निर्णय बाद में सुनाया जा सकता है, लेकिन 60 दिनों से अधिक लंबित नहीं होना चाहिए। लिखित निर्णय क्या है? यदि निर्णय लिखित रूप में है तो न्यायाधीश को केवल प्रत्येक मुद्दे यानी कि इशू पर अपना निष्कर्ष, फाइंडिंग तथा अंतिम आदेश, फाइनल ऑर्डर पढ़ना पर्याप्त है। पूरा निर्णय पढ़ना आवश्यक नहीं है। डिक्टेशन द्वारा निर्णय, यदि उच्च न्यायालय ने अनुमति दी हो तो न्यायाधीश खुली अदालत में शॉर्ट हैंड लेखक को डिक्टेशन देकर भी निर्णय सुना सकता है। बाद में आवश्यक सुधार करके उस निर्णय पर न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा और वह रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। रूल नंबर 2 क्या बात करता है? पूर्ववर्ती न्यायाधीश द्वारा लिखे गए निर्णय का उच्चारण, यानी कि यदि किसी न्यायाधीश ने निर्णय लिख दिया हो लेकिन उसके सुनाने से पहले उसका स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति या अन्य कारण से पद छोड़ दिया गया हो तो उसका उत्तराधिकारी सक्सेसर जज जो है वही निर्णय सुना सकता है। रूल नंबर 3, निर्णय पर हस्ताक्षर। न्यायाधीश को निर्णय पर दिनांक लिखनी होगी। खुले न्यायालय में निर्णय सुनाते समय हस्ताक्षर करने होंगे। हस्ताक्षर होने के बाद निर्णय में कोई परिवर्तन या वृद्धि नहीं की जा सकती। अपवाद क्या है इसका? धारा 152 सीपीसी के अंतर्गत त्रुटि सुधार, अवलोकन, रिव्यू की कार्यवाही भी है। नियम 4 यानी कि रूल नंबर 4 क्या? स्मॉल कॉजेस कोर्ट के निर्णय। तो स्मॉल कॉज कोर्ट्स में निर्णय में केवल निर्णय हेतु बिंदु यानी पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन या निर्णय डिसीजन लिखना पर्याप्त है। विस्तृत कारण लिखना आवश्यक नहीं है। दूसरा पॉइंट इसका है अन्य न्यायालय में क्या होगा। निर्णय में होना चाहिए वाद का संक्षिप्त विवरण, निर्णय हेतु बिंदु, प्रत्येक बिंदु पर निर्णय, निर्णय के कारण क्या है। ये रूल नंबर 5 बात करता है प्रत्येक मुद्दे पर निर्णय। यदि वाद में इशू तय किए गए हैं तो न्यायालय को प्रत्येक मुद्दे पर अलग अलग निर्णय देना होगा। प्रत्येक निष्कर्ष के कारण भी लिखने होंगे। इसका अपवाद क्या है? यदि एक या अधिक मुद्दों पर दिया गया निर्णय ही पूरे वाद का निपटारा कर देता है तो शेष मुद्दों पर अलग निर्णय देने की फिर आवश्यकता नहीं है। रूल 5A क्या बात करता है? अपील की जानकारी देना। यदि पक्षकारों की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं है तो न्यायालय उन्हें बताएगा अपील किस न्यायालय में होगी, अपील करने की समय सीमा क्या है। इस जानकारी को रिकॉर्ड पर भी दर्ज किया जाएगा। रूल नंबर 6, डिक्री की विषय वस्तु। डिक्री निर्णय के अनुरूप होनी चाहिए। उसमें निम्न बातें होनी चाहिए जैसे वाद संख्या, पक्षकारों के नाम एवं विवरण, पंजीकृत पता, दावा यानी क्लेम का विवरण, प्रदान की गई राहत, वाद का अंतिम निर्धारण। डिक्री में यह भी लिखा जाएगा मुकदमे का खर्च कौन देगा, किस संपत्ति से वसूला जाएगा यदि आवश्यक हो। यदि उचित हो तो न्यायालय कॉस्ट को देय राशि से सेट ऑफ भी कर सकती है। अब रूल नंबर 6A क्या बात करता है? डिक्री की तैयारी। डिक्री यानी कि यथाशीघ्र तैयार की जाएगी। सामान्यतः निर्णय के 15 दिनों के भीतर तैयार हो जानी चाहिए। डिक्री तैयार होने से पहले भी अपील की जा सकती है। डिक्री तैयार होने के बाद वही एग्जीक्यूशन के लिए प्रभावी होगा। रूल 6B, निर्णय की प्रतियां। यानी कि निर्णय सुनाए जाने के तुरंत बाद निर्धारित शुल्क जमा करने पर पक्षकारों को निर्णय की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी कि उनकी कॉपीज दी जाएंगी ताकि वे अपील कर सके। रूल 7, डिक्री की तिथि। डिक्री पर वही तिथि होगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया था। जब न्यायाधीश संतुष्ट हो जाएगा कि डिक्री निर्णय के अनुरूप तैयार हुई है तब वह उस पर हस्ताक्षर करेगा। रूल 8, न्यायाधीश के पद छोड़ने की स्थिति में। यदि न्यायाधीश निर्णय सुना चुका है लेकिन डिक्री पर हस्ताक्षर करने से पहले पद छोड़ देता है तो उसका उत्तराधिकारी या सक्षम न्यायाधीश डिक्री पर हस्ताक्षर कर सकता है। रूल 9 क्या है? अचल संपत्ति की वसूली की डिक्री। यदि वाद अचल संपत्ति से संबंधित है तो डिक्री में संपत्ति का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। संपत्ति की पहचान में क्या क्या बाउंड्री, सर्वे नंबर, सेटलमेंट रिकॉर्ड या अन्य पहचान संख्या से की जा सकती है। रूल 10, चल संपत्ति की डिलीवरी की डिक्री। यदि डिक्री चल संपत्ति की
पुख्तगी के लिए हैं तो उसमें लिखा जाएगा संपत्ति दी जाएगी, या यदि देना संभव न हो तो उसकी धनराशि दी जाएगी। रूल 11 किस्तों में भुगतान। डिक्री से पहले न्यायालय उचित कारण होने पर राशि किस्तों में चुकाने की अनुमति दे सकता है, ब्याज सहित या बिना ब्याज के। डिक्री के बाद जजमेंट डेप्टर के आवेदन तथा डिक्री होल्डर की सहमति से न्यायालय किस्तों में भुगतान की अनुमति दे सकता है। रूल 12 कब्जा एवं मेंस प्रॉफिट। यदि वाद अचल संपत्ति के कब्जे में है तो न्यायालय डिक्री दे सकता है। संपत्ति का कब्जा, वाद दायर होने से पहले का किराया, पूर्व अवधि का मेंस प्रॉफिट, भविष्य में मेंस प्रॉफिट की जांच। जब तक कब्जा नहीं मिल जाता, निर्णय ऋणी कब्जा नहीं छोड़ देता, या डिक्री के 3 वर्ष पूरे हो जाते जो पहले हो। जांच पूरे होने पर अंतिम डिग्री पारित की जाएगी। रूल 12A क्या बात करता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। यदि अचल संपत्ति की बिक्री या पट्टे के विशिष्ट निष्पादन यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री दी जाती है तो उसमें यह भी लिखा जाएगा कि क्रेता या पट्टेदार को कितने समय के भीतर भुगतान करना होगा। रूल 13 प्रशासनिक वाद यानी एडमिनिस्ट्रेशन सूट। अंतिम डिग्री देने से पहले न्यायालय प्रारंभिक डिग्री यानी प्रिलिमिनरी डिग्री पारित करेगा, जिसमें हिसाब किताब, जांच तथा आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। यदि मृतक की संपत्ति ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त न हो तो वितरण दिवालियापन यानी कि इंसॉल्वेंसी के सिद्धांतों के अनुसार होगा। रूल 14 प्री-इम्पशन यानी पूर्व क्रय। वाद डिग्री में खरीद, मूल्य जमा करने की अंतिम तिथि तथा भुगतान के बाद कब्जा देने का निर्देश होगा। यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया तो वाद लागत सहित खारिज कर दिया जाएगा। यदि कई व्यक्तियों का पूर्व क्रय का अधिकार हो तो उनकी प्राथमिकता के अनुसार निर्णय होगा। रूल 15 साझेदारी विघटन यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अंतिम डिग्री से पहले न्यायालय प्रारंभिक डिग्री पारित कर सकता है, लेकिन जिसमें क्या होगा? साझेदारों के हिस्से, साझेदारी समाप्त होने की तिथि, हिसाब किताब, अन्य आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। रूल 16 प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच हिसाब। यदि प्रधान और अभिकर्ता यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच हिसाब किताब आवश्यक हो तो न्यायालय पहले प्रारंभिक डिग्री पारित करेगा और हिसाब लेने का आदेश देगा, उसके बाद अंतिम डिग्री पारित होगी। रूल 17 हिसाब से संबंधित विशेष निर्देश। न्यायालय निर्देश दे सकता है कि हिसाब कैसे रखा जाएगा, उसकी जांच कैसे होगी, कौन सी लेखा पुस्तकें देखी जाएंगी, हिसाब लेने की प्रक्रिया क्या होगी। रूल 18 पार्टीशन की डिग्री। यदि वाद संपत्ति के विभाजन का है, राजस्व देने वाली भूमि जो है न्यायालय पक्षकारों के अधिकार घोषित करेगा और कलेक्टर धारा 54 CPC के अनुसार विभाजन करेगा। अन्य संपत्ति यदि तुरंत विभाजन संभव नहीं है तो न्यायालय प्रारंभिक डिग्री पारित कर पक्षकारों को अधिकार घोषित करेगा तथा आगे की कार्यवाही के निर्देश देगा। रूल 19 सेट ऑफ या काउंटर क्लेम की डिग्री। यदि प्रतिवादी का सेट ऑफ या काउंटर क्लेम स्वीकार हो जाता है तो डिग्री में यह लिखा जाएगा वादी को कितनी राशि मिलेगी, प्रतिवादी को कितनी राशि मिलेगी, अंतिम रूप से किसे कितनी राशि प्राप्त होगी। ऐसी डिग्री के विरुद्ध सामान्य डिग्री की तरह अपील की जा सकती है। रूल 20 निर्णय एवं डिग्री की प्रमाणित प्रतियां। पक्षकारों के आवेदन पर न्यायालय निर्धारित शुल्क लेकर निर्णय की प्रमाणित प्रति, डिग्री की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएगा। ओके, तो ये था हमारा ऑर्डर 20। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।